हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम सभी को पता है कि लास्ट सेशन में नियर अबाउट हमारा जो जीकेन फिक्सचर वाला था वो हमने कंप्लीट किया। मतलब हमारे जो 95% जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब दिस इज़ अवर लास्ट लेक्चर। आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट सेशन है फॉर टूल इंजीनियरिंग। दो टॉपिक छोटे से रह जा रहे थे, वो आज हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो 100% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि सिलेबस ना, आई थिंक सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। सो कोई क्वेरी नहीं होगी। ऑलरेडी हम सभी को पता है कि हमने एक MCQ की जो टूल इंजीनियरिंग के जो टेस्ट है वो दे दी है। सो वो जो टेस्ट है वो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप ऐसा मत समझ लेना कि आप कहीं पे साइड पे वो सर्च कर लोगे और उसके आंसर ले लोगे। अगर वो कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए ही चीज़ है। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है कि आपके कैसे क्वेश्चन आए, तो आप पहले से प्रिपेयर हो। ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि पहले आप ट्राई करना, रिक्वेस्ट है कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो अटेम्प्ट कर लो आप। ठीक है। साइड में गूगल में तो सर्च मार लोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा। तो इसकी प्लीज़ हैबिट मत डालना कि आप साइड में कहीं सर्च करके फिर आंसर दो। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको जितना आता है वही आपको लिखना है। ठीक है। वही आपको टिक करने हैं। सिर्फ अगर आप चाहो तो 5 मिनट में पूरी प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस क्या पूछना चाहता है। कई कबार क्या होगा, जो हमने MCQ डाले हैं वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा रोटेट करके भी पूछ सकते हैं। राइट। तो अच्छे से समझ से आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप गूगल में सर्च मारोगे तो कहीं पे आपको आंसर तो मिल ही जाएगा इसका। सो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। और जो GTU में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके कोई भी आंसर्स आपको गूगल में नहीं मिलेंगे। तो वो आप थोड़ा दिमाग में मत रखना कि आपको गूगल में से आंसर्स मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन अलग से ही होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। अगर आपको पता हो तो दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर। प्रेस टूल का ये टॉपिक है छोटा सा। हम सभी को पता है जो प्रेस टूल है वो बहुत ही बड़ा एक मशीन है, जिसमें हम वर्कपीस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, कटिंग ऑपरेशन प्लस नॉन कटिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो है उसका मतलब ये सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब वर्कपीस है तो उसके सेंटर के ऊपर ही हम किस तरीके से अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं जिससे जो शेप है वो अच्छा, जो कटिंग है वो अच्छी हो। तो वो जो प्रेशर है वो सेंटर के ऊपर लगना, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। डेफिनेशन की बात करें तो द सेंटर ऑफ प्रेशर इज अ पॉइंट, ये एक टाइप का पॉइंट है विच ऑल द पैरेलल शेयरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ रैम, जिसमें शेयरिंग के जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो पैरेलली रैम के ऊपर लग रहे हैं, जो बैलेंस्ड है, मतलब जो सभी जगह इक्वली लग रहे हैं। देयरफॉर इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप। सो इसका मतलब है कि ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इरेगुलर शेप के ऊपर भी हो सकती है। इट इज always needed to know the center of pressure for the irregular shape। तो इरेगुलर जो शेप है उसके ऊपर एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं क्या वो सेंटर पे लग रहा है या नहीं, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो सेंटर के ऊपर लग रहा है नहीं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। कोई भी वर्क पीस फ्लैट है तो हमको पता है कि यहाँ पे बीच में हम फोर्स या ऐसा कोई, तो यहाँ पे हम फोर्स देंगे तो नीचे की साइड लगेगा, ऊपर की साइड फोर्स अगर नहीं लगेगा।
तो जहाँ पे अनइवन शेप दिया गया है, कॉनिकल जैसे हो सकते हो या 6 हेक्सागोन जैसा या पेंटागोन जैसा कोई चीज़ है, फ्लैट नहीं है जिसके सरफेस, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर को मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे हम प्रेशर ऑफ और प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करने के लिए थोड़ी बहुत से मेथड्स भी हैं। जनरली ये मेथड के नेम हमको पूछे जाते हैं, लेकिन हम ये मेथड क्या है उसको भी थोड़ा ऊपर से एक बार देख लेते हैं। मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड वायर मेथड। हम 3 मेथड से सेंटर ऑफ प्रेशर को डिफाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है एनालिटिकल मेथड, ठीक है, दूसरी है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के हिसाब से, थर्ड है वायर मेथड, वायर से चेकिंग करके। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, जो 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या जो 2 लोड होते हैं, दोनों ही लोड आप कैलकुलेट कर लो, एक्स है या वाई है, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, एल एक्स बाय उसके डिवाइड बाय ई एल। एल मतलब लेंथ कितनी है और x1 मतलब लोड कितना है, कितने लोड हैं कितनी लेंथ है, उसको प्लस करते जाओ, मतलब L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 प्लस L4 5 L6 7 जितने भी आपके लोड हैं उसको कैलकुलेट कर लो। और x1 मतलब कि जो आपको फाइंड करना है, x1 L1 x1 L2 x2 L3 x3 डिवाइड बाय फिर से जितना लोड था वो L1 L2 L3 L4 L5 इतना जितना भी है वो, उस तरीके से आपको x मिल जाएगा। वही तरीके से y आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको लोड x एंड लोड y। ग्राफिकल मेथड, तो जैसे मैंने बोला था कि ग्राफिकल मेथड से अगर बात करें तो उसमें भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय जो लोड कर रहे थे वो डिवाइड बाय लोड नहीं, ओनली L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 जहाँ तक लोड है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, कि जितना भी हमको आंसर मिल रहा है डिवाइड बाय 292 हमको कर देना है। ग्राफिकल मेथड का एक रूल है, ठीक है। तो मतलब L1 x1 का जो टोटल होता है वो और डिवाइड बाय 292, इसी तरीके से जो y का टोटल हो रहा है डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर mm में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है वायर मेथड। वायर मेथड से हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो डायग्राम में सिंपल सा आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड। तो ये सपोज जेड एक्सिस है, तो वहाँ पे ये कोई हमारा वर्क पीस है जो अनइवन है, तो आप देख सकते हो लोड यहाँ पे लग रहा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी एक्सिस मैकेनिज्म समझना जरूरी है, जो शायद आप CNC मशीन की जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट मैकेनिज्म है वहाँ पे समझ चुके हो, तो डीप में वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर से एक बार आई थिंक आपको पता ही होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन। तो वायर मेथड में हम क्या करते हैं, द वायर मेथड इज़ पॉपुलर फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए एक वायर मेथड बहुत ही ज़्यादा अब यूजफुल की है। इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड, इसमें ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन ईजी मेथड है। द कोइल ऑब्टेन इज द रिजल्ट ऑफ दैट इज दैट then balanced alternately on vertical and horizontal wire, and their point of interconnection is found which shows the center of pressure. X direction मिल रहा होगा, उस कॉमन पॉइंट के हम डिसाइड करके वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर होता होगा, लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे लग रहा है ऐसा कैलकुलेट करके हम प्रोसेस करते हैं, तो ये कैलकुलेट करने की एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन पॉपुलर मेथड है, जल्दी हो जाता है। तो हम हर बार यही ट्राई करते हैं कि वायर मेथड से वो हो जाए। तो आज का जो हमारा टास्क है पहला वो यही है, व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। સેન્ટર ઓફ પ્રેશર કોને કહેવામાં આવે છે, વિવિધ પ્રકારની સેન્ટર ઓફ મેથડ શોધવાની રીત ટૂંકમાં સમજાવું। और उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक, यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस, जो ऑलरेडी हम ME1 में पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा फटाफट से ऊपर से एक बार देख लेते हैं कि फोर्जिंग प्रोसेस के आपने बहुत सारे टाइप देखे थे, ओपन टाइप फोर्जिंग, क्लोज टाइप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग,
तो वहाँ से कोई भी दो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो हमारे जो सिलेबस है वहाँ पे हमको प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में दिया गया है, तो हम भी वही एक बार देख लेते हैं। हम सभी को पता है प्रोस फोर्जिंग में क्या होता है या फिर प्रेस फोर्जिंग में क्या करते हैं, हम प्रेस करते हैं, टिप के शेप देते हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेस फोर्जिंग होगी उसमें क्या एक रेम दी हुई, जिसे डायग्राम में हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो रेम दी गई है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल लेंगे, उसको हीट कर देंगे, हीट कितना, रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर से अबव, राइट। तो ये जो येलो है हमारा वो हीटेड मटेरियल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेम लेंगे, एक अपर डाई एक लोअर डाई, जो भी हमको शेप देना है वो शेप हम इस डाई के अंदर दे देंगे और रेम की हेल्प से मैकेनिकल प्रेस से इसको प्रेस कर दिया गया था, वही यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डाई, दोनों ही डाई है, उसके बीच में छोटी सी जगह बची है, तो यहाँ से फ्लैश लाइट जैसा निकलता है, तो इसको प्रेस फोर्जिंग कहते हैं। प्रेस फोर्जिंग में बोले तो प्रेस फोर्जिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग अ मेटल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन टू डाइस बाय अप्लाइंग मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेशर। प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है कि एक मेटल होता है जिसको हम गर्म करते हैं, उसको दो डाई के बीच में रखते हैं, मैकेनिकल या तो हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ उसको दबाते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। प्रेस फोर्जिंग इज यूजली डन ऑन अ फोर्ज प्रेस, a machine that is applied gradually pressure on the forging die. प्रेस फोर्जिंग जनरली फोर्जिंग प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है, जहाँ पे हीटेड मटेरियल रखा गया और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द शेप ऑफ द मेटल इज यूजली एक्यूमुलेटेड बाय अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ अ प्रेस फॉर ईच डाई स्टेशन। फोर्जिंग प्रोसेस में जब हम प्रेस फोर्जिंग यूज़ करते तो एक बार प्रेस करने के बाद ही हमारा जो भी शेप हमारी डाई के अंदर होगा है वही शेप हमको एक ही स्ट्रोक में मिल जाता है। हर एक स्टेशन पे ऐसे स्ट्रोक लेते जाएंगे और जो भी स्ट्रोक या जो भी शेप हमको चाहिए वो शेप हम ले सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रेस फोर्जिंग। उसके बाद दूसरी है ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग में भी ऐसा ही है कि दो डाई दी गई होगी, दो डाई के बीच में एक वर्क पीस देखा गया होगा, उसको हीट करके रखेंगे। सेम टू सेम डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस रखना। तो वहाँ पे 2 स्टेप थी, यहाँ पे 3 स्टेप और सिर्फ डाई ही दिखाई हुई है और पंच यहाँ पे लगाया है, रेम के बदले पंच हमने लगाया हुआ है। ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस ऑफ शेपिंग मेटल इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ड्रॉप प्रोसेस से जो मेटल बनता है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इन मोस्ट फोर्जिंग an upper die is forced against a heated stove workpiece in position on a stationary दिया गया, मतलब एक से ज़्यादा हम बार हीम रिंग करेंगे। वहाँ पे एक ही स्ट्रोक में होता था, यहाँ पे हर बार स्ट्रोक डालेंगे, एक स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, फिर शेप आएगा। इफ द अपर डाई हैमर इज ड्रॉप, जो द प्रोसेस इज नोन ड्रॉप फोर्जिंग। अगर हमारी अपर डाई है वो ड्रॉप होती है तो इसलिए इसको हम ड्रॉप फोर्जिंग बोलते हैं। टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ द ब्लो पावर इज समटाइम अप्लाइड ऑन आर्ग्यूमेंट ग्रेविटी। अगर हमारा जो वर्क पीस है वो थोड़ा सा हीटेड ज़्यादा होगा तो उस टाइम हम फोर्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, पावर इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी शेप लेना है वो ले सकते हैं। जो से ऐसा मटेरियल है जिसमें डक्टिलिटी के बहुत ही मटेरियल के परसेंटेज ज़्यादा है तो उस टाइम हम ड्रॉप फोर्जिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ड्रॉप फोर्जिंग। तो आज का जो हमारा सेकंड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग विथ नीट स्केच। ड्रॉप फोर्जिंग અને प्रेस फोर्जिंग आकृति दोरी समझाओ, राइट। सो यहाँ तक रखते हैं। ऑल सिलेबस कंप्लीटेड। यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक से एमसीक्यू की फिर से प्रिपरेशन करेंगे एंड आई होप कि आप उसको अच्छे से दोगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। कीप प्रैक्टिसिंग फॉर एमसीक्यू। थैंक यू।